दोस्तों, जैसा कि अभी भारत में लोकसभा का चुनाव है 2024। अब मार्च अप्रैल में हमारी चुनाव होने वाली है और इस पर हमारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अपना कह सकते हैं एक सक्रिय जो उसकी कदम होती है उस सक्रिय कदम को भी दे दिया गया है। इसी को परिप्रेक्ष्य में आज हम देखेंगे कि जो 15 फरवरी को जो हुआ है ना, 15 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों जिसकी कह सकते हैं कि अध्यक्षता जो कर रहे थे वो हमारे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब कर रहे थे और उसके साथ ही एक 4 और जजेस थे जिसमें जेवी पादरीवाला साहब थे, है ना। उसके अलावा यदि नाम देखा जाए तो हम कह सकते हैं जस्टिस संजय मनोज मिश्रा जी थे, जस्टिस संजीव खन्ना जी थे और जस्टिस बी आर गवई थे। ये सभी की जो खंडपीठ थी, इस खंडपीठ में यह स्पष्ट कर दी गई, खास तौर पे जब हम चर्चा करेंगे तो यह हमारी चर्चा आज होने वाली है इलेक्टोरल बॉन्ड पर। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऑलरेडी हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने तरफ से अपनी पारदर्शिता को दर्शा दिया है तथा सरकार को तथा जितने भी हमारे पास लोकतांत्रिक जो पार्टियां हैं वे सभी पार्टियों को भी उनकी जो जिम्मेवारियां होती है उस जिम्मेवारियों को भी वो स्पष्ट कर चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा लेने की जो बात होती है, चंदा लेने की इकट्ठा, जैसा कि कल आपने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री भी बीजेपी के जो फंड है उसमें उन्होंने 2000 रुपया का चंदा दिया है। और इस तरह से आज हम बात ये करेंगे कि भारत में कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो सबसे ज़्यादा चंदा उपलब्ध कराती है, कसर सबसे ज़्यादा चंदा वसूली करती है, सबसे ज़्यादा उसके पास फंड आता है चंदा के माध्यम से। क्योंकि कल ही हम आपने देखा होगा कि जो ओवरसीज इंडियन सिटीजन जो हैं वे बीजेपी को लेकर के उन्होंने कहा कि लगभग हम 20 लाख लगभग उन्होंने बोला कि हम इंडिया में कॉल करेंगे कि पुनः फिर बीजेपी की सरकार भारत में बने। तो ये सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, इस पे सर्वोच्च न्यायालय की क्या पारदर्शिता है और साथ ही साथ कौन सी पार्टियां को सबसे ज़्यादा चंदा मिलती है, सभी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो 15 फरवरी की हम रिपोर्टों को आज डेप्थ करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा कहा गया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के से जो चंदा लेने की जो चंदा लगती मिलती है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्काल इस पे रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बॉन्ड की गोपनीयता बनाना रखना ये कहीं न कहीं गैर संवैधानिकता को दर्शाता है। अर्थात आपके पास जो भी सोर्सेज़ है, जो भी आप इनकम होती है आपको ख़ास तौर पे बॉन्ड के माध्यम से, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम उससे आपको कम से कम देश को बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय कह रही कि आपको कम से कम पारदर्शिता रखनी चाहिए। यदि आप पारदर्शिता नहीं रखते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि आप कहीं न कहीं संवैधानिक जो हमारी ढाँचा है, उससे आप कहीं न कहीं कमज़ोर करते हैं। तो ये स्कीम सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन है। चूँकि देखा जाए तो जब हमारे यहाँ 2005 आया और देश की हर जनता को ये अधिकार होता है कि हम अपनी सरकार को जानें। तो कहीं न कहीं आईटी जो हमारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, हमारे यहाँ जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई जो हमें मिली है, तो आरटीआई हमारा जो है इसका 2005 का भी कहा जा रहा है कि ये हनन है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो देख सकते हैं कि अभी तक भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यदि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज़्यादा यदि चंदा मिला है तो किसको मिला है, तो देख सकते हैं कि 2018-19 में सबसे ज़्यादा 1450 करोड़ रुपया जो था वो बीजेपी के मिला था। दूसरा स्थान पे था 97.28 करोड़, एक तृणमूल कांग्रेस थी और तीसरे स्थान पर कांग्रेस थी। 2018-19 के चुनाव के टाइम में 383 करोड़ रुपये इसे मिली थी, ठीक है। अब देखा जाए तो दूसरे स्थान पर कांग्रेस थी, पहले स्थान पे बीजेपी थी और तीसरे पर तृणमूल कांग्रेस था। ठीक उसी प्रकार यदि 2019-20 में हम देखते हैं तो बीजेपी को मिला था 2555 करोड़ रुपया, वहीं कांग्रेस को मिला था 318 करोड़ और 100 करोड़ जो मिली थी ये मिला था तृणमूल कांग्रेस को। फिर हम 2020-21 में देखते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि थोड़ा-सा गिरा है। इस डेटा के आधार पर देखिएगा तो तृणमूल कांग्रेस को अधिक मिला है, 42 करोड़ रुपया हुआ और वहीं पर बीजेपी को देखा 22.38 करोड़ और यदि कांग्रेस की बात करते हैं तो 100.07 करोड़ मिला है। फिर हम अभी देख सकते हैं 2021-22 की रिपोर्टों में देखें तो बीजेपी को 1032 यानी 1032 करोड़ मिला है। उसके बाद स्थान यदि देखा जाए तो वह आता है आपको खास तौर पे हम कह सकते हैं कि दूसरा स्थान आता है तृणमूल कांग्रेस की जो कह सकते हैं 528 करोड़ रुपया है और तीसरा स्थान आता है कांग्रेस को 236 करोड़। तो इस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से इन्हें जो चंदा मिलती है, तो ये भारत सरकार को खास तौर पे हमारे सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय कहना चाहती है कि आप इसमें पारदर्शिता रखिए। आप इसमें जो है पूरे देश की जनता को जो राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप देश की जनता को ये बताइए कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से आप ला रहे हैं। अब देखिएगा तो अब हम रिपोर्टों की बात करें, रिपोर्टों में आखिर कहा गया क्या या सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी क्या की।
तो डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो 5 जजों की जो बेंच थी, जिसको हमने नाम बताया और दिखाया भी, फिर से मैं एक बार बात करूँगा। तो ये 3 दिन की सुनवाई इसमें हुआ और अंततः 2 नवंबर 2023 को इस मामले पर उन्होंने फैसला को सुरक्षित रख लिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस जो डीवाई चंद्रचूड़ थे, संजीव खन्ना जी थे, इसमें अदर जजेस की बात करें, और बी.आर. गवई साहब थे, जस्टिस जे.बी. पारदरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, ये जो थे 5 जजों की कह सकते हैं एक खंडपीठ तैयार की गई थी और इन्होंने इस पे कार्रवाई करना शुरू किया। तो इसको लेकर के उन्होंने याचिकाएँ दाखिल भी की गई थी। याचिकाकर्ता में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, कांग्रेस नेता थे जया ठाकुर और सीपीएम शामिल थी। तो इसमें 2 मुख्य रूप से देखा जाए तो पार्टियां जो थी, इसमें याचिकाकर्ता के रूप में उन्होंने एक पिटीशन जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट में इशू किया था कि हमें जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा होती उसमें उसकी गतिविधियों को सरकार बताए, देश की जनता उसे जानना चाहती है। तो केंद्र सरकार की ओर से उस समय जो हमारे अटॉर्नी जनरल रहे वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल जो रहे तुषार मेहता जी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपने आप को उपस्थित हुए, सरकार के जो भी विचार थी या सरकार के जो पक्ष था, इस पक्षों को इन्होंने रखा। तो सीनियर एडवोकेट जो थे कपिल सिब्बल जी ने, इन्होंने याचिकाकर्ताओं की तरफ से इन्होंने पैरवी भी किया। अब होता है पैरवी किसकी तरफ से किया? याचिकाकर्ता। याचिकाकर्ता कौन थे? 2 थे, एक हमारी कांग्रेस रही है और एक हमारा सीपीएम रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अब होता है इस योजना को 2017 में ही चुनौती दे दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुआ था। अब 2017 के बजट में उस वक्त देखा जाए तो उस समय वित्त मंत्री हमारे अरुण जेटली जी थे। उन्होंने अरुण जेटली जी ने चुनावी या इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को उस समय पेश किया था, अर्थात हम कह सकते हैं 2017 के जो हमारा बजट था उसमें अरुण जेटली के द्वारा चुनावी बजट या कह सकते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड जो होती है स्कीम, इसको उन्होंने पेश किया था और 29 जनवरी 2018 को देखिएगा तो केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई भी किया था। तो अब देखा जाए तो यह एक तरह से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या? आपसे भी दिमाग में क्वेश्चन, सॉरी इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या? तो देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड एक प्रोमिसरी नोट होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे कह सकते हैं कि एक हाँ हम इतना करने की अदा करते हैं, जिसे बैंक नोट भी आप कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो ये बैंक को केवाईसी डिटेल देकर 1000 से 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। खास तौर पे हम इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करें तो आप यदि बैंक को केवाईसी दे देते हैं, नो योर कस्टमर जिसे कहते हैं, तो इसको दे करके डिटेल आप यदि देते हैं तो आप 1000 से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड खरीद सकते हैं बैंक से, और इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकता है इलेक्ट्रल बॉन्ड को। तो इस प्रकार से पुनः आप देख सकते हैं कि यदि हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि आप यदि किसी भी प्रकार के पारदर्शिता नहीं रखते हैं तो आप संवैधानिक ढांचा तथा संवैधानिक मूलभूतों को आप कहीं न कहीं खंडित करते हैं और यह एक गैर संवैधानिक चीज़ें होती है। तो इसको लेकर के अभी चुनाव है, अभी बहुत सारी पार्टियों को बहुत सारे फंड मिलेंगे भी और उस फंड का कहीं न कहीं उपयोग तो कम ही होता है, आप सभी को पता है, और दुरुपयोग ज़्यादा होती है। तो इसी को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से यह कह सकते हैं कि एक टिप्पणी भी की गई है। तो फिर हम लोग इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।